नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप सी टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक चैलेंज है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड बनाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ ये यूपी टेट और सी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस जैव मंडल में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? ए शीतोष्ण जैव मंडल, बी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैव मंडल, सी टुंड्रा जैव मंडल, डी मरुस्थलीय जैव मंडल। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैव मंडल। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता वाले परितंत्र माने जाते हैं। यहाँ पर वर्ष भर उच्च तापमान रहता है तथा पर्याप्त वर्षा होने के कारण वनस्पतियां और जीव जंतुओं की अत्यधिक विविधता पाई जाती है। विश्व की अनेक दुर्लभ तथा स्थानिक प्रजातियां इन्हीं वनों में निवास करती हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण लावा के अपक्षय से होता है? ए जलोढ़ मृदा, बी लाल मृदा, सी काली मृदा, डी लैटेराइट मृदा। ऑप्शन नंबर सी सही है, काली मृदा। काली मृदा का निर्माण मुख्यतः ज्वालामुखीय लावा के अपक्षय से होता है। इसका एक और नाम भी है, इसको रेगूर मृदा भी कहा जाता है। यह नमी को लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता रखती है तथा कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। भारत में इसका विस्तार जो है मुख्य रूप से दक्कन के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। फ्रेंड्स, इसके एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक क्वेश्चंस दिखाई देने वाले हैं। वायुमंडल की कौन सी परत सूर्य की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। समताप मंडल। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणों का अधिकांश भाग अवशोषित कर लेती है। यह परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ओजोन परत को पृथ्वी का प्राकृतिक सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। गंगा एक्शन प्लान का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ए गंगा नदी में नौ परिवहन को बढ़ावा देना। प्रिंटिंग मिस्टेक है। और यहाँ पर बी है गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार करना। सी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना। डी जल विद्युत उत्पादन बढ़ाना। गंगा नदी के जल की गुणवत्ता में सुधार करना। गंगा एक्शन प्लान 1985 में गंगा नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसका मुख्य लक्ष्य जो है गंगा के जल की गुणवत्ता में सुधार करना, औद्योगिक एवं घरेलू अपशिष्टों को नियंत्रित करना तथा नदी के जल को स्वच्छ बनाना था। यह भारत की प्रमुख नदी संरक्षण योजनाओं में से एक है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ए प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। संयुक्त बैठक का उद्देश्य विधायी गतिरोध को समाप्त करना होता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? ए पंचायती राज व्यवस्था, बी नगर निकायों, सी मौलिक कर्तव्यों, डी निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर बी सही है, नगर निकायों या शहरी स्थानीय स्वशासन। 74वां संविधान संशोधन 1992 शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है और इसके माध्यम से नगर निगम, नगर परिषद तथा नगर पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करना था। लोकसभा चुनाव के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? ए भारत निर्वाचन आयोग, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति। लोकसभा के आम चुनाव के लिए राष्ट्रपति अधिसूचना जारी करता है। इसके बाद चुनाव प्रक्रिया औपचारिक रूप से प्रारंभ होती है, जबकि चुनाव का संचालन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। यदि आपसे संचालन के बारे में पूछे तो आप निर्वाचन आयोग लिखिएगा। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? ए शून्यकाल, बी प्रश्नकाल, सी ध्यानाकर्षण काल,
डी विशेष उल्लेख काल। प्रश्नकाल। लोकसभा तथा राज्यसभा की कार्यवाही का प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। इस दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित प्रश्न पूछते हैं और सरकार उनसे जुड़े विषयों पर उत्तर देती है। यह सरकार को उत्तरदायी बनाने का एक महत्वपूर्ण संसदीय माध्यम है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कीटनाशक उत्पादक सूक्ष्मजीव है? ए राइजोबियम, बी एजोटोबैक्टर, सी बैसिलस थुरिंजिएसिस और सी डी है नॉन स्टॉप। ऑप्शन नंबर सी सही है, बैसिलस थुरिंजिएसिस, बीटी भी कहते हैं। बैसिलस थुरिंजिएसिस एक जीवाणु है जिसका उपयोग जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है और यह ऐसे प्रोटीन उत्पन्न करता है जो कई हानिकारक कीटों के लिए विषैली होते हैं। कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के विकल्प के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। प्रदूषण मुक्त वायु एवं स्वच्छ वातावरण पर्यावरण के अधिकार को भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की व्यापक व्याख्या करते हुए स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण को भी इसमें शामिल माना है। स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण को गरिमापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक माना गया है। फ्रेंड्स, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा वीडियो किस प्रकार की। अगर अच्छी लगी हो तो इमोजी के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे बताइए कैसी लग रही है। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है? ए प्रेयरी, बी पंपास, सी स्टेपी, डी सवाना। सवाना। प्रेयरी, पंपास तथा स्टेपी विश्व के प्रमुख शीतोष्ण घास मैदान है या प्रदेश है। ये क्रमशः उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा यूरेशिया में पाए जाते हैं, जबकि सवाना जो है एक उष्णकटिबंधीय घास प्रदेश है जहां घास के साथ बिखरे हुए वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। सवाना घास स्थल मुख्यतः पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनका सबसे बड़ा विस्तार अफ्रीका में देखने को मिलता है। यहाँ लंबी घासों के साथ साथ विरल वृक्ष भी पाए जाते हैं। यह क्षेत्र शेर, जिराफ, जेब्रा, हाथी और अन्य वन्य जीवों के लिए बहुत फेमस है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल। 22 मार्च। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू की गई थी जल संरक्षण के लिए और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता के लिए। जल संसाधनों के सतत उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। जल संकट की बढ़ती हुई चुनौतियों के कारण इस दिवस का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2024 में यूएनईपी के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 2024 का तो सलीम अली, एमएस स्वामीनाथन, सी है माधव गाडगिल, डी सुंदरलाल बहुगुणा। माधव गाडगिल। माधव गाडगिल को वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान चैंपियंस ऑफ द अर्थ के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें जैव विविधता संरक्षण, पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक अध्ययन तथा समुदाय आधारित पर्यावरण अध्ययन में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह सम्मान दिया गया है। फ्रेंड्स, हम एसएसटी जब पढ़ते हैं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पर फोकस तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से सी टेट या यूपी टेट को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। कारण ये है कि 5 से 7 नंबर पर्यावरण, म्यूजिक और आपके म्यूजिक के साथ साथ होम साइंस और स्पोर्ट्स से आते हैं, तो इनको भी देखना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इन क्वेश्चंस को रखा है। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? ए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, बी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी संस्कृति मंत्रालय। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। और ये कौन थी? तो ये राजस्थान की पर्यावरण संरक्षक थी और इन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है जिन्होंने वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था। यह पुरस्कार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शंस देखिए फ्रेंड्स। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह लद्दाख में स्थित है। इसकी जो क्षेत्रफल है वो 4,400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। यह उद्यान विशेष रूप से हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। यहाँ पर बाघ दलदली एवं ज्वारीय परिस्थितियों में रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मणिपुर। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ ये राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की लोकटक झील पर है। कौन सी झील है? तो लोकटक झील पर है। हुमदी नामक तैरते हुए वनस्पति समूहों पर यह विकसित हुआ है और यह दुर्लभ संघाई हिरण का प्राकृतिक आवास है। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया तथा राजा दाहिर को पराजित किया। उसे भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है। उसके आक्रमण से भारत और अरब जगत के बीच राजनीतिक एवं सांस्कृतिक संपर्कों का एक नया चरण प्रारंभ हुआ। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनबी ने 1000 ईसा से लेकर 1027 ईसा ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका मुख्य उद्देश्य था धन संपत्ति को प्राप्त करना तथा अपने साम्राज्य का विस्तार करना। उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ के मंदिर जो कि गुजरात में है पर माना जाता है। महमूद के आक्रमणों ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। फ्रेंड्स, यदि आपने मेरे बाकी प्रैक्टिस सेट को अच्छे से देखा है तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 248, बी है अनुच्छेद 249, सी अनुच्छेद 250, डी अनुच्छेद 252। आंसर दीजिए फ्रेंड्स। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें एक लाइक जरूर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो। दूसरी बात, वीडियो प्रॉपरली मिलती रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।